पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस हफ्ते बहरीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने भारत से खराब रिश्तों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। नवाज शरीफ का आरोप है कि भारत से दोस्ती के लिए पाकिस्तान के किए कराए पर भारत सरकार ने पानी फेर दिया। इससे पहले 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा था कि उन्हें भारत की मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और पाकिस्तान से दिन न्यूज के बीच इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी कि क्या नवाज शरीफ सरकार को मोदी फोबिया हो गया है। आखिर कब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं चलती रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत से बात बनेगी, अब ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। वजह ये है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हैं, सरहद पर गोलियां चल रही हैं और पाकिस्तान की हुकूमत चला रहे लोगों की जुबान ऐसे चल रही है जिससे बात बनने की बजाय बिगड़ने के आसार ही ज्यादा हैं। भारत से रिश्तों की खटास बढ़ाने वाली नई बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। बहरीन दौरे पर गए नवाज शरीफ ने भारत के साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों का ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ा है। मेरी सरकार ने भारत की नई सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए संजीदगी से कोशिश की थी, लेकिन बदले में भारत ने ऐसी कोई संजीदगी नहीं दिखाई। इससे पहले पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने कहा था कि भारत की मौजूदा सरकार से द्विपक्षीय बातचीत से कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने बातचीत रद्द की है और अब ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत की पहल करे। वैसे पाकिस्तान को भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत में किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं है, खासकर मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार को मोदी फोबिया हो गया है। इस सवाल का जवाब सरहद के हालात में तलाशें तो दोनों देशों के रिश्तों की तस्वीर बेहद डरावनी दिखती है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही सरहद पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी चल रही है। पिछले 1.5 महीने में 2 बार ऐसी नौबत आ चुकी है जब सरहद पर बसे गांव के लोगों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहां से गोली आती है, यहां से गोल आ जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अब गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। भारत से दुश्मनी बढ़ाकर पाकिस्तान में राजनीतिक रोटियां पिछले 68 साल से सेकी जा रही हैं और अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवाजें भारत में भी कुछ ज्यादा ही तेजी से गूंज रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं कब तक चलती रहेगी। भारत और पाकिस्तान दोनों देश ये कहते रहे हैं कि रिश्ते बातचीत से ही सुधरेंगे, विवादित मसलों का हल भी बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन मौजूदा हालात में तो यही समझ में नहीं आ रहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी कैसे। भारत का रुख साफ है कि बातचीत के लायक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि माहौल पाकिस्तान ने ही बिगाड़ा है। जबकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ से लेकर उनके सभी सलाहकार मान चुके हैं कि मोदी सरकार के रहते रिश्ते सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या नवाज शरीफ और उनकी सरकार को मोदी फोबिया हो गया है और ये तू मैं का दौर आखिर कब तक चलता रहेगा, कभी थमेगा भी कि नहीं थमेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी कि नहीं, इसी पर आज सरहद आर पार में हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली में एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है और लाहौर से हमारे साथ दिन टीवी के एंकर एम अजीम जुड़ गए हैं, उनके साथ उनका पैनल है। अजीम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं अपने पैनल को आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर आप अपने पैनल को हमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएं।
मेरे साथ स्टूडियो में विजय जौली बीजेपी नेता मौजूद हैं, मेजर जनरल अशोक मेहता डिफेंस एक्सपर्ट रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, पूर्व राजनयिक एक्स डिप्लोमैट शिव शंकर मुखर्जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अजीम साहब, मैं चाहूंगी कि अब आप अपने पैनल को हमें इंट्रोड्यूस करा दें। जी शीतल, पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए हम पहले भी बता चुके हैं और भारत में देखने वालों के लिए हम बताते चले कि इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी एक मारूफ सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तर्जयकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तर्जयकार हैं। आप साबिक डीजी ISI पंजाब भी रहे हैं। सुहेल लाशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। शीतल राजपूत, हम ये चाह रहे हैं कि आज ये गुफ्तगू की जाए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ी जा रही है, ये समझा जाए कि क्या ये दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है या फिर भारत के लिए भी ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके पैनलिस्ट इस सवाल का जवाब दें। हमारे पैनलिस्ट इस सवाल का जवाब जरूर देंगे और इसका जवाब बेहद मुझे लगता है कि ये कोई देने लायक बात भी नहीं रह गई, क्योंकि आतंक, टेरर जितना ज्यादा भारत में भुगता है, इसे आप भी जानते हैं, आपकी सरकार भी जानती है। क्योंकि आपने ये सवाल पहले किया है तो हमारे एक पैनलिस्ट से कहूंगी कि वो जरूर इसका जवाब दे दे। शिवशंकर मुखर्जी इसका जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम अपना सवाल आपके पैनल से पूछेंगे। इसका जवाब बहुत ही सरल भाषा में दिया जा सकता है। पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद विदिन 14 वीक्स पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी जो आज तक जारी है, भारतवर्ष दुश्मनी जारी की थी। जब काफी सालों के बाद, 4 युद्धों के बाद, जब इनको पता चला कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से उनका जो लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, 1989-90 से उन्होंने वो पॉलिसी अडॉप्ट किया है जो आज तक चालू है, वो है टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी। सरकार की पॉलिसी, सरकार का एक आर्म टेररिज्म। ये नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह की जो बातें चलती हैं, दैट इज ऑल, वो सिर्फ दूसरों को फूल करने के लिए हैं। नोबडी इज फूल्ड बाय इट। अब इसको ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं है, कहने के लिए ये बहुत काफी होगा कि सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स जो अब इनका ये एलाय मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने हाईएस्ट लेवल तक ये दोहरा दिया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। हमारा जो सवाल था बुनियादी तौर पर, गालिबन हम अपना सवाल आप तक पहुंचा नहीं पाए हैं। अगर आप चाहें तो अपना सवाल हम दोबारा से दोहराई देते हैं। सवाल हमारा ये, चलिए दोहरा दीजिए। शिकार पाकिस्तान इस वक्त है, क्या इन्हीं दहशतगर्दों से भारत को खतरा हो सकता है या नहीं? आपका ख्याल क्या है इस बारे में? जनरल मेहता में जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहे हैं। अभी जनरल मेहता से जवाब ले लेते हैं। शिवशंकर मुखर्जी के पास बाद में आऊंगी। जनरल मेहता, ये जो सवाल पूछे अपने आप में हास्यास्पद है। जो दहशतगर्दी का मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी अहमियत रखता है, क्योंकि उसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, ये पूरे इलाके में, रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया जैसे कहते हैं, उस पे उसका असर पड़ता है। और इसलिए इसको लड़ने के लिए बहुत सीरियसली इस मसले को, इसके साथ निपटना चाहिए। और सीरियसली का मतलब है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा पेशावर के बाद कि कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं है, अगर वो डिस्टिंक्शन को अलग कर दिया जाए, वो निकाल दिया जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, तो मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान मिलकर, और इसमें अफगानिस्तान को भी हम शामिल कर सकते हैं, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, बड़े पैमाने पे लड़ें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ पाकिस्तान का खतरा नहीं है, अफगानिस्तान में खतरा नहीं है, इसका खतरा हिंदुस्तान पे भी पहुंचता है। तो इसका छोटा जवाब यही है कि खतरा अवश्य है, जरूर है, और इसको मिलजुल के लड़ना है
ऑनेस्टली लड़ना है, सीरियसली लड़ना है। मिलजुल कर लड़ना है, ऑनेस्टली और सीरियसली सिंसियरली लड़ना है। अजीम साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, बेहद बुनियादी सवाल है, वो ये है कि जब आप भी समझते हैं कि टेररिज्म आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, मिलजुल के लड़ना ही एक रास्ता है, तो ऐसे में आपके प्राइम मिनिस्टर का ये ताजा स्टेटमेंट बहरीन में कि भारत की सरकार जब तक है, मौजूदा सरकार, कोई बातचीत नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई इनिशिएटिव कामयाब नहीं हो सकती, और आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी यही कहना कि बायलैटरल टॉक्स तो 40 साल से चल रहे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में ये बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है आपकी नजर में? आपके पैनल से ये जानना चाहूंगी। जी शीतल राजपूत, मैं चाहूंगा कि पहले वजीर आजम पाकिस्तान के बयान को सही तौर पर लिया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कहा है उसको अगर आप दोबारा से रीड करें, जो बहरीन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से गालिबन इस मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है, और जो कुछ गुज़श्ता बरस में हुआ और जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर हो रहा है, उससे भारत की संजीदगी बहुत वाज़ेह होती है। लेकिन आपका ये सवाल है तो हम चाहेंगे कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स का रेफरेंस देती हैं तो आपको, अगर तो आप ऑनेस्टली एनालाइज करना चाहते हैं बगैर किसी तासुब के, तो आपको अपने प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ मौके पे आई हैं उनका भी जरूर नोटिस लेना होगा कि क्या वो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो आप में और हम में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। मसलन, और उसके साथ साथ दूसरा आपने जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्टेटमेंट का, तो आप अगर अपने जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत कुमार डोवल, उनका अगर आप लेटेस्ट एड्रेस सुन लें और उसमें जिस तरह वो प्रीच कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्लान्स बनाने का, और उसके ऊपर आखिरी सेंटेंस में जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उसके साथ वो कहते हैं कि जो तालिबान है वो तो मिसक्रिएंट्स है, उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो एटीट्यूड है वो टेररिज्म को हवा देने की तरफ है। और ये जो टेररिज्म को हवा देने की कोशिश है, ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती एक ऐसे मुल्क से जो डेमोक्रेसी को आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक आ गया, भारत तक भी पहुंच गया है। हम चाहेंगे कि इफ्तिखार अहमद साहब भी इसी सवाल को एड्रेस करें और रिस्पॉन्ड करें कि क्या पाकिस्तान इस वक्त गलती पर है या भारत गलती पर है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर। देखिए जी, सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होती है तो उसको हिंदुस्तान को फायदा या नुकसान, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उनको नुकसान है। और ये बात अच्छी की उन्होंने कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये है आज का मुद्दा। अब इसको फौरी तौर पर शीतल राजपूत ने खींच के किसी और तरफ ले जाने की कोशिश, जवाब उसी तरह शीतल राजपूत अगर ऐसे सवाल करेगी तो फिर उसका जवाब के लिए बिल्कुल तैयार है। शीतल राजपूत, आप देखिए, आप सवाल आपकी तरफ से आया, हमारे पैनल ने जवाब दिया, फिर हम भी सवाल करेंगे, हमें भी हक है, और अभी आपका जो पॉइंट आया उसमें विजय जौली बीजेपी के प्रोमिनेंट नेता है, वो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मुझे बड़ी आश्चर्य लग रहा है, मेरे पाकिस्तान के मित्र कहते हैं हम भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर इसके विपरीत काम होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरे पास इन लोगों की और संस्थाओं के नाम है, क्या यह सच नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद, उसका चीफ कौन है जो पाकिस्तान में? मौलाना मसूद अजहर साहब। लश्कर तोयबा एलईटी, इसका चीफ कौन है? हाफिज मोहम्मद सईद साहब। हरकत उल इंसार, इसका चीफ कौन है? फजलुर रहमान साहब। हिजबुल मुजाहिदीन, ये आपके यहां पर एक आतंकवादी संगठन है और अमेरिका ने भी इसको आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी है। इसका चीफ कौन है? डॉक्टर बदर मुनीर साहब। आप मेरी बात सुनिएगा, आपकी एक एक बात का जवाब आप ये बताइए, क्या ये दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर खुलेआम नहीं घूम रहे? अगर आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार वास्तव में दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं, इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? आपके यहाँ चीफ है, लेकिन करते कुछ है। आपके यहाँ वीएचपी का चीफ है, आपने हिंदुत्व वीएचपी ने कभी टेरर मॉड्यूल्स का काम नहीं किया। वीएचपी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्थाओं के नाम मैंने दिए, आप बताइए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? हिंदुस्तान के अंदर जैसे लोगों ने संसद के ऊपर और 2001 में अटैक हुआ, उसका आज भी आरोपी
مسعود صاحب ہے ہندوستان کی آپ کے اندر تعصب ہے آج بھی نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آگے بڑھاتے ہیں شیتل راجپوت. میں چاہوں گا آپ ہی لوگ ہیں جو جرم کرتے ہیں ٹیررزم کو. اور ایک فاشسٹ چلے جا رہے ہیں اور وہی بار بار آپ جیسے فاشزم والے لوگ ہیں, اسی کے متعلق اگر بات کرنی ہے آپ جیسے فاشزم والے لوگ ہیں جو پاکستان آگے بڑھاتے ہیں شیتل راجپوت. میں چاہوں گا آپ ہی لوگ ہیں جو جرم کرتے ہیں ٹیررزم کو. اور ایک فاشسٹ چلے جا رہے ہیں اور وہی بار بار آپ جیسے فاشزم والے لوگ ہیں اسی کے متعلق اگر بات کرنی ہے آپ جیسے فاشزم والے لوگ ہیں جو پاکستان آپ ہیں. یہ کرتے کچھ ہے اس لیے 16 دسمبر 2014 کو جو پشاور کے اندر گھٹنا گھٹی ہے آپ کے جو بچے مارے گئے وہ ہمارے بھی بچے تھے, لیکن آپ کو باپ کو مار دیا. لینا ہوگا. آپ نے تو اپنے باپ کو مار دیا, آپ اور کیا کسی سے باپ کی بات کرتے ہیں. آپ نے بینظیر بھٹو صاحب کو مارا. آپ کے اپنے لوگوں نے اپنے مسالے محمد عظیم صاحب میں یہ چاہوں گی اگر یہ سرکار کے شبدوں کا استعمال کریں گے محمد عظیم صاحب میں یہ چاہوں گی کہ آپ کا پینل نہیں مدعا ہم سمجھ چکے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ کا پینل تھوڑا سا نینترن میں رہے. آپ کا پینل تھوڑا سا نینترن میں رہے اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ شبدوں کا استعمال نہ کریں اور ایسے غیر ذمہ دارانہ لفظوں کا الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں. برگیڈی صاحب آپ نے گنا دی نا بس. شیتل آرگنائزیشن اگر گناؤ گے تو ہم بھی گنائیں گے, تو برگیڈیئر صاحب بھی گنائیں گے. میں بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. شیتل راجپوت آپ دیو آنند کی بہت چاہنے والے ہو اور آپ میرا خیال ہے وار بھی کور کرنے گئے تھے جو پچھلے دنوں میں لبنان وغیرہ کے سائٹ پر ہو رہی تھی. آپ نے زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جتنے آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کشمیر کو بھی کور کرتی ہو ریگولر بنیادوں پر. بڑے تحمل سے بات سنو. پچھلے دنوں آپ نے ہمیں کہا کہ دیکھو کشمیر میں اتنے آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اتنے فیصد ووٹ پڑ گیا, ایسا ہو گیا. ٹھیک آپ نے کہا. نتیجہ یہ آیا کہ وہاں پہ حکومت کی فارمیشن نہ ہو سکی اور حکومت کی فارمیشن اس لیے نہیں ہو سکی کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ اور عبداللہ کی پارٹی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ عبداللہ کے پارٹی میں ایک موقف ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں ایک خاص سٹانس رکھتے ہیں. ہمارا آپ کے درمیان اختلاف کی وجہ کشمیر ہے. بھارت نے دہشت گردی اور پاکستان میں دہشت گردی نہ آپ کے لیے اچھی ہے نہ میرے لیے اچھی ہے. آج ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. ہم نے اپنے قوانین میں ترمیم کی ہے, ہم نے اپنے آئین کی کچھ کلازز کو میں قربانی دی ہے اور مجھ جیسا ڈیموکریٹ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ میں فوج کو عدالتوں کو موقع دوں. تو آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں. جو نام آپ نے لیے یہ حقیقت میں آپ کو دکھ پہنچاتے ہوں گے اور آپ ان کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ ایسے نام ہمارا دکھ آپ کا دکھ کیوں نہیں بنتا, اسی کا تو دکھ ہے. ہمارا دکھ آپ کا دکھ کیوں نہیں بنتا, اسی کا دکھ ہے. آپ کا دکھ میرا ہے. دیکھیں میرا دکھ جو ہے وہ آپ کا دکھ ہونا چاہیے اور آپ کا دکھ میرا دکھ ہونا چاہیے. میں تو مانتا ہوں اس بات کو. خدا کا خوف کرو شیتل, ابھی تو آپ بہت خوش قسمت ہو. ہم تو اس جنگ میں میری بات سن شیتل میری بات سن لو. ہم نے تو اس جنگ میں 40,000 سویلین گوائے ہیں ابھی تک. ہمارا 8 سے 9,000 جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے. ہمارے شہر جو ہے انڈر اٹیک ہیں. کوئی ہم خوش تو نہیں ہیں لیکن میں بات بتا دوں. آپ نے خود ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو ٹریننگ دی ہے, اس کا خامیانہ آج آپ سب بھگت رہے ہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر دہشت گردی پاکستان اور بھارت دونوں کو ہٹ کرتی ہے تو اس سے اکنامک لاس کیا صرف پاکستان کا ہوگا یا بھارت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی میں آتا ہوں آپ کی طرف. یہ پاکستان اور بھارت دونوں کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ ڈسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن لاشاری صاحب سے میں یہ جان لیتا ہوں کہ لاشاری صاحب اگر دہشت گردی پرسسٹ کرتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ساتھ کیا بھارت کا بھی اتنا ہی اکنامک لاس ہوگا؟ آپ لوگ سنیے,
प्रफुल्ल बख्शी, एक बार हमारे पैनलिस्ट प्रफुल्ल बख्शी कुछ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला सवाल वो ये था कि क्या दहशतगर्दी से आपको फर्क पड़ रहा है जैसे हमको फर्क पड़ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए था जब तालिबान एलिमेंट्स को पैदा किया जा रहा था, जब आप अपने ही पिछौड़े में सांप को पैदा कर रहे थे, आपको उस समय आभास हो जाना चाहिए था कि भैया ये हम लोग को भी काटेगा। अमेरिकन ने आपका उल्लू बना दिया, आप उनके जाल में आ गए, तालिबान को पैदा कर दिया, अब वो काटता फिर रहा है, हमको भी काट रहा है, आपको भी काट रहा है, आपको भी प्रॉब्लम, हमको भी प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को अब तो बिना लड़े दूर करिए। आपस में बहस करने से, एक दूसरे को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाएंगे और देखेंगे कि तालिबान क्यों पैदा हुआ आपके यहाँ। बहुत ही अहम नुकता है और शीतल राजपूत साहिबा यही स्पिरिट हमें लेकर आगे चलना है। सुहेल लाशारी साहब से हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेते हैं कि अगर दहशतगर्दी से पाकिस्तान का $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो ये पूरे खित्ते में अगर फैलती है तो भारत का इससे लॉस क्या होगा? लाशारी साहब जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि भारत को इकोनॉमिकली लॉस ज्यादा होना क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान है वो ट्रेड डिफिसिट तो हमारी तरफ है, वो ज्यादा हमें भेज रहे हैं। और इस वक्त भी जो उनका जनवरी से लेकर नवंबर 2004 में उनका जनवरी में $108 मिलियन की थी, अब $222 मिलियन की ट्रेड हुई है। सो ये उनकी ट्रेड बढ़ रही है, मगर ये एक कदम आगे और 4 कदम पीछे जाने वाली बात है क्योंकि जब तक आप फ्रीली ट्रेड नहीं करेंगे और ज्यादा इसमें जो ट्रेड है वो थर्ड कंट्रीज से हो रही है। सो हमने तो बहुत शुरू से यही सोचा था कि इंशाल्लाह हमारी कोशिशों से और उधर के चैम्बरों की कोशिशों से ट्रेड के हवाले से एक दोस्ती का एटमॉस्फेयर बनेगा, एक लेन देन का एटमॉस्फेयर बनेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगी। तो उसकी बुनियाद पे जो हमारे थॉनी इश्यूज हैं वो टेबल पे आएंगे और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी हम गुफ्तगू के जरिए उनको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त भी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएं जिसमें सारे इश्यूज की बात हो और ट्रेड जो है वो सरफरिस्त है। और हम यही समझते हैं कि जब तक दोस्ती का एक कोई पहलू नहीं निकालेंगे, हर वक्त हम वही बात करेंगे जिससे कोई खटास की बात पैदा हो, तो उससे तो मसले हल नहीं होंगे ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें और जो हमें इंडिया ने एक लिहाज से एफएमएन दिया भी हुआ तो उसके हवाले से भी आगे बात करें। ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10% इरिटेंट्स हैं उनका ही बार बार तज़किरा किया जाए। यहाँ पे जो 90% स्पेस मौजूद है जिस वैक्यूम को हम फिल कर सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्या हमें उस 90% की तरफ देखना है या फिर बार बार कुरेदना है उसी 10% को? बिल्कुल, शिवशंकर मुखर्जी इसका जवाब देंगे। देखिए, अभी जो आपने आंकड़े सुने और जो सुना कि अगर ये सब ना हो, ये 10% नेगेटिव बातें जो हैं जो आप कह रहे हैं और वो अगर ना हो तो 90% हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। ये तो सही है कि अगर दोनों देशों में कोई इरिटेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, दुश्मनी ना हो, ये आजकल का जो रिलेशनशिप है, जो खराब रिलेशनशिप है, ना हो, तो दोनों देश बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं। टेररिज्म के बारे में उसके साथ लड़ने के बारे में तो मेजर जनरल ने अभी बात की कि मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, ट्रेड में भी। लेकिन आप इसमें 2 चीजें प्रैक्टिकल हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सिर्फ ट्रेड के ऊपर मैं ये कहूंगा कि इंडिया नहीं, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फैक्ट्स को देखें, मैं इंडियन डिप्लोमेट के हिसाब से नहीं, मैं प्योरली फैक्चुअल बेसिस पे बता रहा हूं, जहां जहां पॉसिबिलिटी है ट्रेड को आगे बढ़ाने की, वहां पाकिस्तान उसको पॉलिटिकल बेसिस पे रद्द कर देती है। WTO में उनका लाजिम है कि पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया को दे, नहीं दिया, हमने कंप्लेन भी नहीं किया क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट कोट करता है। सैफ्टा में, सार्क में दस्तखत किए आपके प्रधानमंत्री ने समिट पे, लेकिन उसमें भी उन्होंने रोक डाल दी है। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी खुल रहे हैं वहां भी पाकिस्तान इसको पॉलिटिसाइज करती है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ये जो स्थिति, ये जो उनका लक्ष्य है कि भारत के साथ आगे नहीं बढ़ना है, भारत को हानि पहुंचाना है, ये अगर
मैं मानता हूं कि साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड भी आगे बढ़ेगा, टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा। ब्लॉक कर रहा है, सबसे हम जान लें सिर्फ एक चीज, रुकावट कौन है? आप टेररिज्म खत्म कर दीजिए, डायलॉग आगे बढ़ेगा, ट्रेड, टूरिज्म, दोस्ती आगे बढ़ेगी। दोनों हिस्सेदार। टेररिज्म के साथ साथ बिल्कुल नहीं हो सकता एक हाथ में बंदूक दूसरे हाथ में ऑलिव ब्रांच, ये नहीं चलता आजकल के दुनिया में, खासकर। जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इफ्तिखार अहमद साहब, जो आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, उनको पाकिस्तान ब्लॉक कर रहा है, भारत रोक रहा है, या फिर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं? पहली बात है भाई, हम आपके खिलाफ कोई ऐसी टेररिज्म नहीं कर रहे जो आप रोज आके बैठ के टेररिज्म की बात करते हैं। हम अपने आप ही अपने आदमियों को मार रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे तो पिछले कुछ सालों में लेट्स बी रियल, डोंट, आप छोड़े, मानता हूं आप हमारी सुनिए, दुनिया देख रही है। What is the real? उसके साथ अगर शुरू करेंगे तो हम क्या सुनेंगे? नहीं, what is the real? सर, अजमल कसाब साहब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आते हैं, गोलियां चलाते हैं, वो फांसी पे चढ़ जाते हैं, और आप कहते हो वो पाकिस्तान के नहीं है? और कितने बंदे मर गए? वो क्या हिंदुस्तान का व्यक्ति था? इतना भाई कितने मर गए बंदे? हम भी दोस्ती चाहते, हम भी शांति चाहते, हम भी ट्रेड चाहते, लेकिन पाकिस्तान को रोकना होगा। स्वामी असीमान जो है वो मुसलमान था या हिंदू था? स्वामी असीमान ने आपका चेहरा खोला, उसने जाके आपको कहा कि आप लोगों ने टेररिज्म किया मक्का मस्जिद में। स्वामी असीमान ने स्टेटमेंट दी, आप झूठ क्यों बोलते हो? आपने 35 सिखों को मारा, आपकी सिखों को मारा। जब क्लिंटन विजिट कर रहा था, मैडन अल्ब्राइट ने अपनी किताब में क्या लिखा था? उसने कहा था कि ये सिखों ने मारा, आपने एक प्रीस्ट को मारा, आपके लोगों ने उसको एक किराला में गाड़ी में आप यहाँ अभी जो आप माइनॉरिटीज को मारते हैं, आप कैंपस को जलाते हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज में झूठ नहीं है, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दिमाग में टेररिज्म घुसा हुआ है, जो झूठ बोलते हैं। आप कश्मीर के साइकोलॉजी ये सारी प्रॉब्लम की है ना, ये प्रॉब्लम करिए आपने और हमने ठीक नहीं होने देंगे। स्वामी असीमान हिंदू था, उसने कहा था कि आपने मक्का मस्जिद में टेररिज्म किया है, आपने मुसलमानों को मारा, आपने क्रिश्चियंस को मारा, आपने सिखों को मारा, आपने सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। आपके बच्चे चूड़ियां पहनते हैं, आपकी फौज ने चूड़ियां पहनी हुई है। ब्रिगेडियर साहब, ये प्लीज आप अपने पैनल को समझाएं, आप अपने पैनल को समझाएं, क्या बात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक ले आए हैं, हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक ले आए हैं कि दहशतगर्दी हम दोनों का मुश्तरका मसला है, और हम इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि हमें मिलकर इसको आगे लेकर चलना है। मैं आपको बताता हूँ, एजेंट्स हैं उनको भी हमने इग्नोर करना है, जो 90% स्पेस है उसको हमने फिल करना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और भारत की वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बेहतर अंदाज से डेवलप हो सकती है। क्या सिर्फ आप हम पर ही इल्जाम लगाएंगे और हम आप पर ही इल्जाम लगाते रहेंगे, या फिर दोनों अपनी अपनी गलतियों को समझेंगे और उसको सुधारेंगे? बिल्कुल वही पॉइंट है, वही पॉइंट है। ये रवैया नहीं है कि हम बात करते हैं तो वहां से एकदम अगले की बात को काट दिया जाता है, बात ही नहीं सुनी जाती। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। हम बात कर रहे हैं, हमारी बात सुनो, उसका जवाब। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी को कोई दुनिया का बाशऊर इंसान सपोर्ट नहीं करेगा, और मैं ये कह रहा हूं कि इस दहशतगर्दी में पिछले इतने सालों में 40,000 सिविलियन मसाजिद में, हमारी में, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सड़कों पे मारे गए। हमारे फौजी उतने शहीद हुए हैं जितने आपके साथ जंगों में नहीं शहीद हुए थे। तो हमारे लिए बहुत संजीदा मामला है ये आपका एक बॉम्बे का मसला है, 200 का कुछ का, यही है ना, आप उसको लेके गुस्से में हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात तो सोचो यार, एक कंट्री है इतना बड़ा, वो फेस कर रही है टेररिज्म को। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है कि जिन लोगों को पाला शायद वही डसे जा रहे हैं। अब हमारे मुल्क में एक इत्तफाक राय हो चुका है, हम ना तो आपके मामलात में मदाखलत करना चाहते हैं और ना ही हम अफगानिस्तान के मामलात में मदाखलत करना चाहते हैं। हम इन लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं डट कर,
اور ہم نے اس لیے یہ قانون بنائے ہیں، آئین کا سہارا لیا ہے، آئین سے باہر بھی جانا پڑا تو گئے ہیں۔ آپ اچھے دوست کی طرح موقع کا فائدہ مت اٹھاؤ، ہم آپ سے کہتے ہیں اس وقت آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، کیونکہ یہ آگ جو لگ رہی ہے پاکستان میں، اگر ہم اس کو نہ بجھا پائے اور پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ نہ رہا اور پاکستان اگر ایک ویک اسٹیٹ ہو گیا خدا نہ خاصہ، تو میں بتا دوں پھر کوئی نہیں بچے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ بڑے بھائی کا رول پلے کرو اور پوری بات مانتے ہیں، بھڑکانے کی بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے میں۔ شیتل، بھارت بڑے بھائی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح افتخار احمد صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ ساری وضاحت کی۔ میں آپ بولنا چاہوں گا، اب آپ کی اگر اجازت ہو، سمپل سی چیز ہے، آپ بھی چاہتے ہیں بھارت بڑے بھائی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح افتخار احمد صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ ساری وضاحت کی۔ میں آپ بولنا چاہوں گا، اب آپ کی اگر اجازت ہو، سمپل سی چیز ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ٹیررسٹ چلی جائے۔ ٹیررزم تو تب جائے گی جب ماحول بنے گا ایسا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امیڈیٹ ایفیکٹ جو اپنا پیدا کیا ہوا ہے ان ٹیررسٹ نے، جیسے کہ آپ نے پیرس میں دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور سب کانٹیننٹ کی کنٹریز چاہتی ہیں تو ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررسٹ گروپ بن سکتا ہے جس کو اٹانومس پاورز مل سکتی ہیں اور وہ انٹر کانٹیننٹل انٹر کنٹری میں ایکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور ہم چاہیں۔ پر اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا ڈیموکریسی نام کی چیز دونوں دیش میں پنپنے دیے جائے۔ پاکستان میں جب تک ڈیموکریسی ٹھیک سے نہیں آئے گی تب تک آپ ٹیررزم کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی آرمی چاہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایلیمنٹ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے ہمارے ہندوستان اور آپ کے لوگوں کے اوپر، دونوں کے اوپر اپنی کارروائی کرتے رہے، جو ان کی پولیٹیکل آئیڈیا ہے۔ یہ دونوں کے لیے خراب ہے، اور جب یہ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے بڑے آرام سے ٹریڈ چلے گا۔ آرمی جو آپ کی 85% ٹریڈ کو کنٹرول کر رہی ہے وہ اپنے آپ اپنے استھان پہ آ جائے گی، جگہ پہ آ جائے گی، کیونکہ آپ کی کنٹری پھر ڈیموکریسی ہو جائے گی۔ آپ کی پبلک خود پوچھے گی آرمی سے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈیموکریسی آنے دیجیے۔ جب یہ ماحول آئے گا تب یہ بات ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس گفتگو میں ایک ایلیگیشن بھی ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی پر۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جس کی بات کر رہے ہیں صاحب، کیا یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے یا اب ہونا رک گیا ہے؟ حقائق کیا ہیں؟ پاکستان اور انڈیا میں جو پرابلم ہے وہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹس ہے جو ان صاحب نے ابھی دی۔ ہر فوج کی آرمی، ہر ملک کی آرمی اپنی ٹیریٹوریل اسٹیٹ کے اندر کام کرتی ہے۔ ان کی بھی آرمی کام کر رہی ہے۔ ان کی آرمی نے کشمیر میں کیا کیا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیومن رائٹس واچ، آئی سی آئی سی سب کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، سیکشل مولسٹیشن، لوگوں کا ڈس اپیئرنس، جو کرائم ہے وہ کمٹ کیا۔ ابھی میں نے آپ سے بتایا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھل، انہوں نے کیا کہا، ان کے جو پرانے چیف ہے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل، ایک سیکنڈ رک جائیے، اب میری بات سنیے، اب میری بات کا جواب دیجیے گا۔ آپ کے چیف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ نے ٹیکنیکل سپورٹ ڈویژن بنائے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے۔ آپ کی فوج جو ہے وہ 83 اسٹیٹس میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے جہاں سیپریٹسٹ موومنٹ جاری ہے، تو آپ اس ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ جس سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنی فالٹ لائنز کی بات کریں، ہماری فالٹ لائنز ہم تک چھوڑ دیجیے، ہم جانتے ہیں آپ کی راہ کیا کر رہی ہے۔ یہ پورا پہاڑا پڑنے کے بجائے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جو ہماری فالٹ لائنز ہیں جہاں پر ہم غلط ہیں آپ بتائیے وہ کیا ہے، ہم ان سے بھی جان لیں گے کہ وہ کہاں پر غلط ہیں۔ ہماری جو فالٹ لائنز ہیں وہ سب سے بڑی ہماری فالٹ لائنز ہے ٹیررزم کی، اور اس ٹیررزم کے جمع لینے کا کشمیر میں جو ٹیررزم ہوتا ہے اس سے بہت بڑا تعلق ہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کے خلاف لڑ رہے ہیں، عظیم صاحب ریاکشن لے لیں، عظیم صاحب ریاکشن لے لیں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم دونوں قسم کی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں گے آپ اپنے جواب لے لیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ شیتل راجپوت، پاکستان میں شیتل راجپوت جو تبدیلی آئی ہے، جس طرح افتخار احمد صاحب نے ایکسپلین کیا، وہ دہشت گرد جو ہم سے نفرت آزما ہیں
ہم ان سے بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل مہتا کو سن لیں پلیز. کیا ہم بریگیڈیئر صاحب کے کامنٹ کے بعد جنرل مہتا کو سن لیں؟ فوج کے بارے میں انہوں نے باتیں کہی ہیں. یہاں پہ مسجد ایک فوجی موجود ہیں, وہ ریاکٹ کریں گے. دیکھیے, میں بڑے سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں پیس پروسیس چلاتا آیا ہوں. 14 سال سے لگاتار پاکستانی فوجی اور پاکستان کے ڈپلومیٹس اور پاکستان کے اکیڈیمکس اور ہندوستان کی طرف سے بھی ہم اسی بات پر کہ یہ کمپوزٹ ڈائلاگ کیسے شروع ہو اور یہ ٹریڈ ریلیشنز کیسے بڑھیں, یہ 2 باتوں پر ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو ابھی اس وقت اگر ہم ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو اس سے یہ ہر ایک ڈسکشن آخر میں وہ پاکستان کی ISI کیا کر رہی ہے, ہندوستان میں سمجھوتا ایکسپریس پر کیا ہوا, تو ایسے آگے بات نہیں بڑھ سکتی. یہ گفتگو بڑھنے کے لیے بھارت سرکار کا ایک پیچیدہ معاملہ یہ ہے کہ وہ بات کس سے کرے. پاکستان میں جس کی آواز سنی جاتی ہے, جو ریئل پاور ہے, وہ فوج ہے. اور ہندوستان پاکستان فوج کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ جمہوریت میں پاکستان کی سول سرکار کے ساتھ بات کرنے کی اچھا ہے اور کرنے کا کرتی ہے. تو ابھی یہ سجھاؤ ہم دے رہے ہیں کہ یہ بھارت میں روکا نہیں ہے, بھارت کی نیتی بدلی ہے بات چیت کے بارے میں. اور نیتی کیسے بدلی ہے کہ جب تک پاکستان ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسری ہاتھ میں قلم لے کے اس سے کام نہیں چلے گا. تو جو ابھی آپ کے پردھان منتری نے, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں, بہت عمدہ باتیں کہی ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے عمل کی بات, جہاں تک ہم کو دقت جو پہنچاتے ہیں, جو ہم کو دکھ پہنچاتے ہیں, وہ ایسے دہشت گردی گروپس ہیں جس کا نام جولی صاحب نے لیا. ان کو کم سے کم ان کا منہ تو بند کروائیے. اگر آپ اور کچھ نہیں کروا سکتے تو دونوں سائڈ کو, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کم سے کم. افتخار احمد صاحب کی چاہتے ہیں منہ بند سوال کا خاص طور پر جواب دیں. جی, آپ کی گفتگو میں جو سوال چھپا تھا, ہم چاہیں گے افتخار احمد صاحب اس کا جواب دیں کہ بھارت بات کس سے کرے. پاکستان میں فوج سے بات کی جائے, جمہوری حکومت سے بات کی جائے, جمہوری حکومت سے بات ہوتی ہے, فوج آ جاتی ہے, یہ کنفیوژن تو ہے پاکستان میں. شیتل راجپوت, میں بہت خوش ہوا کہ کوئی شخص تو آرام سے بات کرنا چاہ رہا ہے. شیتل راجپوت, ہمارا جو ڈائلاگ پہلا آپ کے ساتھ ہوا وہ ہوا فیلڈ مارشل ایوب خان اور پنڈت جواہر لال نہرو کا. پھر ہمارا آپ کا جو دوسرا ڈائلاگ ہوا وہ ہمارے منتخب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور آپ کی منتخب وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ہوا. پھر جو فوج کا تانا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ کس سے بات کریں, ہندوستان والے بہت دکھی ہیں, کس سے بات کریں, اور ان کو بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے. حالانکہ میں اس قسم کے سوال آپ سے نہیں کر رہا کہ آپ کو ساؤتھ بلاک چلاتا ہے یا نارتھ بلاک چلاتا ہے. ہمیں ہماری ایک پارلیمنٹ چلاتی ہے, اور پارلیمنٹ ایک منتخب پارلیمنٹ ہے, اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو چلیے پھر واپس چلتے ہیں. آپ کو تو ڈائلاگ کی دعوت دی تھی میرے ایک فوجی آدمی نے بھی, مسکرائیے مت, اپنا غور سے سنیے گا. وہ فوجی آپ کے پاس آپ کی دعوت پر آپ کے ملک میں آیا تھا, اس نے بیٹھ کے دونوں ممالک کے درمیان گفتگو کا آغاز کیا تھا. آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا فیصلہ کون کرے گا. پلیز لیٹ می فنش. نو فکشن. پلیز no fiction. Otherwise I won't talk to you. Otherwise I won't talk to you. When the army man you're talking about in India, جب وہ آئے تھے وہ پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے. ہمارا مشرف, پریزیڈنٹ مشرف کون تھا؟ پلیز لسن ٹو می. آرمی چیف تھا
President of Pakistan, Pervez Musharraf, was the army chief also. He was also president. He was running the state affair. He went there to represent the government of Pakistan. जो जनरल मेहता ने कहा, And he, whatever he was saying on the behalf of the government of Pakistan. कि किससे बात करें? और उसने बात सुने, ये आपका मसला नहीं है, ये आपका बात मेरी सुननी है या मेरे मुंह में कोई लुकमा आपने डालना है? आप मेरी बात सुने, मेरे मुंह में लुकमा मत डालिएगा। मैं तारीफ की बात कर रहा हूँ। फिक्शन को क्या सुनेंगे? वो वहां पे गए, फिर आपके क्या बना जो फिक्शन? आपको नॉलेज ही नहीं है, आपका नॉलेज ही नहीं है। You are totally illiterate. मैं आपको ये बताना चाहूंगी इफ्तिखार साहब कि आप एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट से डील कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी है। प्लीज आप अपना गुस्सा मत करें, आपा मत खोलें। उनका ये कहना था कि वो अभी चीफ थे तो प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट की हैसियत से भारत आए थे बातचीत करने। आप देखिए कि अब आप कहानियां ना डालिए, या जनरल आदमी हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है, डेमोक्रेसी में दोनों नहीं हो सकते। बच्चे वाले कैसे हो सकते हैं? मैंने पहले कहा था, पहले डेमोक्रेसी आइए, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी आप नहीं कुछ कर सकते। चलिए बोले दो। ओ मेरे भाई डेमोक्रेसी क्या है? ओ भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? प्लीज यार दग्गे साहब आप भी, भाई डेमोक्रेसी क्या होती है? जो कश्मीर में हुई ठीक है साहब, माफ कीजिए आपको, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से दिन न्यूज का पैनल भी जुड़ा होगा। आप देखते रहिए सरहद आर पार। तो सरहद आर पार में बड़ी बहस लाइव आप देख रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ दिन न्यूज के मोहम्मद अजीम और उनके साथ उनका पैनल जुड़ा हुआ है, और यहां से हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है जो इस मसले पर चर्चा कर रहा है कि आखिर नवाज शरीफ को क्या मोदी फोबिया हो गया है, अब क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच तू मैं थमती नहीं है और कोई सार्थक तरीके से बातचीत आगे बढ़ती नहीं है। अजीम साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो मैं वापस हम जुड़ गए हैं आपके साथ। हमारे साथ विजय जॉली बीजेपी के नेता हैं जो अपना पक्ष रखना चाहेंगे। इफ्तिखार साहब अभी अपना पक्ष रख रहे थे, उसी के जवाब में विजय जॉली साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की प्रबल इच्छा रखती है। अगर ऐसी इच्छा नहीं रखती तो वो नवाज शरीफ साहब को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाते, उनके साथ गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन ये बात जरूर है, जब हमारी सरकार आपके साथ सेक्टेरियल लेवल टॉक्स करना चाहती थी, आप सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जम्मू कश्मीर के बुलाकर उनके साथ आपके हाई कमिश्नर साहब आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जब उस वार्तालाप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो मेरी सरकार ने अपना फर्म फुट डाउन किया। हमारा यह मानना है, आपके प्रधानमंत्री का हम आदर करते हैं, वो चुने हुए हैं और वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। लेकिन ये भी सच है, जब प्रीवियस इनकारनेशन में थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ लेकर एक बस यात्रा कर पाकिस्तान गए थे, लेकिन एवाज के अंदर, बदले के अंदर हमें कारगिल का युद्ध सहना पड़ा, जिसमें आपके नौजवान भी मारे गए, मेरे भी भाई मारे गए। और भाई किसी का भी मारा जाए, उसके मां बाप से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं दिस इज अ गुड तालिबान, दिस इज अ बैड तालिबान, दिस इज अ गुड टेररिस्ट ग्रुप, दिस इज अ बैड टेररिस्ट ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप भारत को अटैक करेगा वो तो गुड टेररिस्ट ग्रुप हो जाए, जो पाकिस्तान को महफूज रखे वो बढ़िया हो जाए। इन चीजों से बचना चाहिए। हम ट्रेड चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम दोनों देशों के अंदर वार्तालाप चाहते हैं, लेकिन वो वार्तालाप तब होगा जो लोग भारत के अंदर दहशतगर्दी करने के आरोपी हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने जो अभी भी पाकिस्तानी पैनल को सुन लेते हैं और जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं उनके ऊपर आप कृपा करके कहीं ना कहीं उनको एक तो बात मैं महसूस ठीक है विजय जॉली की बातचीत का जवाब दे दीजिए।
शीतल, ऐसा महसूस होता है कि गालिबन बीजेपी अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही है। बात सुनिएगा, ऐसे तो फिर बात अच्छी नहीं लगती। देखिए, उन्होंने जो कहना था हमने सुन लिया, ये तो मुनासिब नहीं है कि बात ही किसी को न करने दी जाए। तो क्या फायदा, आप भी घर से तैयार होके आते हो, मैं भी तैयार होके आता हूँ, हम बात करेंगे, कुछ सीखेंगे आपसे। देखिए जी, जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा है, वी रिस्पेक्ट, और पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा कद बना है। उसके बाद का जो वाकया जिसका आप तस्करा करते हो, हमारे मुल्क में भी उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती, बल्कि यहां पे तो ये मुतालबा हुआ था कि उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कमीशन बनना चाहिए। ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है। हम एक डेमोक्रेट हैं। अब आप पिछले दिन अभी जो दोस्त हैं मुझे बता रहे थे कि खास किस्म का सदर चाहते हैं पाकिस्तान में, वो ऐसा हो नहीं सकता। और ये डिप्लोमेट बैठे हैं, मुझे अफसोस है कि मेरे बातों से इनको दुख पहुंचा। डिप्लोमेट साहब, मैं इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। मेरा तो ये ख्याल था कि 99 में जो हमारा सदर बना वो हमारा एक सॉवरन सदर था, उसकी नुमाइंदगी यूएनओ में थी, उसके एम्बेसडर आपके मुल्क में तैनात थे, तो आप सडनली उसको मानने से इंकारी हैं। तो ये मेरे लिए अफसोस की बात लगती है। वो हमको हमें रिप्रेजेंट करता था। तो आपने पूछा कि आप किससे बात करें, सिविलियन से करें या फौज से करें? तो फौज वाले भी आपके पास आए थे। उन्होंने 4 निकात का एजेंडा दिया था। कश्मीर के मामले पर इतना वाज़ेह एजेंडा शायद पाकिस्तान में उस पर बहुत लेदी भी हुई थी कि फौज के सरदार को यह एजेंडा नहीं देना चाहिए। तो हम तो हर लिहाज से आपसे बात करने को तैयार हैं। बाकी रहा कि आपका ये ख्याल है, जहां से दोस्त किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने 14 हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान बनने के बाद ये शुरू कर दिया था। मैं तारीख के उन तारीख अबवाब में नहीं जाना चाहता जहां पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान सिर्फ चंद दिनों की खेल है, चंद हफ्तों की खेल है। मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि बांग्लादेश बनवाने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। आइए मिलकर इस खिते के अंदर एक मजबूत जमहूरियत, एक मजबूत अवामी बेहतरी की कोशिश करें और हम ये सब कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बात किससे करें? हमें अपने जज्बात को काबू करना चाहिए। बातचीत किसके बीच हो? बातचीत किसके बीच हो? आप बात हमसे करें। आपकी सरकार और हमारी सरकार के बीच हो ना। शीतल सुनो, ये मैं तजवीज दे रहा हूँ। बुलाया था इनॉग्रेशन पे। शीतल बात सुने, जिस आदमी को सवाल है कि जिस आदमी को आपने बुलाया था अपने प्राइम मिनिस्टर की दावत पर, अपने प्राइम मिनिस्टर की रस्म हल्फे वफादारी पर, आप उस आदमी से बात करें और देखें। ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 साल से कंपोजिट डायलॉग के हवाले से बैकडोर इफ्तिखार साहब, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके प्रधानमंत्री, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने बुलाया था, आपने कहा कि वो दोनों आपस में बात करें, तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना। आपके यहाँ पे जो हाई कमिश्नर हैं वो सेपरेटिस्ट नेताओं से और तमाम तरह की लोगों से क्यों बातचीत करने पे उतारू हैं? सरकारों को आपस में बात करनी चाहिए ना। मेरी बात सुनिए शीतल, आप एक जर्नलिस्ट हो और वर्किंग जर्नलिस्ट हो। देखिए, जर्नलिस्ट के तौर पर सवाल है। जस्ट 1 सेंटेंस, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लाइक एनी प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में हैं, आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसका मतलब है ये वो ही टेररिज्म डायरेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर आपका आर्मी कंट्रोल में है तो उनसे बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो आर्मी है, वो गवर्नमेंट नहीं है। ये आप मसला सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने पूछा कब आप डेमोक्रेसी लाएंगे। वो क्या बात कह रहे हैं सुन तो लेना। देखिए, आप लोग फिर बात में उलझा गए, अपने बातों के जाल में फंस रहे हो। चलिए ठीक है। अजीम साहब, हमारे पास आज की बहस का वक्त खत्म हो गया है। आज की बहस का वक्त खत्म हो गया है। इफ्तिखार साहब और आपके पैनल के पास हम अगले हफ्ते फिर आएंगे, हमारे पास फिर वक्त होगा, यहीं से आगे बात बढ़ाएंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा होगा। फिलहाल सरहद आर पार में आज के लिए इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।